क्या हाल है? ठीक है, पेपर लगाए? कौन सा पेपर है? 21 है ना? चलो देखते हैं, हाथ खड़े करना, कितने कितने लगाए, बाकी ने? बहुत बढ़िया, चलो चलिएगा। तो एक सफर शुरू कर रहे हैं, आपका 21वां सफर है। देखिएगा, ये जो पर्सन है ना, इनको क्या है, कौन है ये बताओ? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना? जवानी में ऐसे दिखते थे। आज जो है जिनके नाम पे जो है ना ये पुरस्कार दिया जाता है। हर कोई सामान्य इंसान ही होता है, अपने एफर्ट से क्या बन जाता है, महान बन जाता है, नहीं है क्या? ऐसा लगेगा कुछ लोग आप ही के बीच में हैं, आने वाले भविष्य में पता नहीं, भविष्य की कोख में कुछ क्या छिपा है, कोई पता है कौन क्या बने, ठीक है ना? फिर तुम कहोगे, टैग कर करके बोलोगे, यार मेरे साथ पढ़ा था। तुम क्यों नहीं बन सकते यार, हर कोई बन सकता है। देखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल, बाद में देखेंगे इस तरीके से जो आज फेमस हुए हैं ना लोग, जो है ना लालायत रहते हैं कि यार नोबेल मिल जाए मेरे को, ठीक है ना? असल में क्या है ना कि इन्होंने जो खोज करी थी वो ये चीज थी भाई, जिसको बोलते हैं सर डायनामाइट। क्या बोलते हैं आपका? डायनामाइट की खोज करी इन्होंने। वैसे लगभग 450 से ऊपर इनके नाम पे पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जो इन्होंने चीजों को खोजी है, ठीक है ना? दुनिया को एक नई चीज दे करके गए। इंसान जो है ना क्या करता है, सबसे बड़ी बात तो आप समझ पाओगे कि साइंटिस्ट जो है ना बहुत बड़ा आपकी शख्सियत होते हैं, या ये समझ लो कि इंसानी जो वैल्यू में नंबर 1 पे आते हैं कौन? आपके साइंटिस्ट, जिनको पुराने समय में हम ऋषि बोलते थे, बड़ा सम्मान रहता था, है ना? उनमें से एक ऋषि ये भी है। आधुनिक ऋषि की बात करें तो साइंटिस्ट थे आपके आपके स्वीडन के थे, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है? इसीलिए स्वीडन में आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक को छोड़ करके बताओ कहां? नॉर्वे में दिया जाता है, शांति वाला, ठीक है कि नहीं? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है ना? बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल साहब ने आपका ये इसकी आपका क्या किया था, आविष्कार किया था, इसको कहते हैं आपका डायनामाइट, ठीक है ना? अच्छा, जब इन्होंने खोजा था तब इनका ये मानना नहीं था कि ये डिस्ट्रैक्शन करेगा या समस्या पैदा खड़ी करेगा। तब इनको ये लगता था कि यार मैंने तो अच्छा किया है। पहले जो है ना आपके पर्वतों को तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती थी। इन्होंने बोला यार दरार में से रोको, ब्लास्ट करवा दो, मट्टी टूट गई, मैंने अच्छा काम किया, सड़कें आराम से बन जाएंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इस तरीके से सोचा था उन्होंने। बट किसी को क्या पता था कि इंसान क्या करेगा, इंसान को मारने के लिए भी आपका यूज करेगा, ठीक है? तो ये आपका डायनामाइट चलेगा। आपका अगला देखिएगा, ये दिख रहा है आपका स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या है आपका? इतना गंदा दिख रहा है आपका, डॉक्टर की दुकान पे गए होंगे, इस तरीके का दिखता है ना? और डॉक्टर जो है ना, ये आपका स्टेथोस्कोप है, इससे आपका चीजें नापता है। नहीं पल्ले पड़ रहा था, देखो क्या है आपका, इस तरीके से रहता है आपका, ठीक है ना? डॉक्टर यहाँ बाहों में बांध देगा आपके, फिर क्या होगा आपका, बाहों में बांध देगा, फिर यहाँ से आपका प्रेशर रखेगा और फिर आपका क्या मेजर हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर आपका, ठीक है ना? चलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा था, और देख लो अच्छा सा, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है? स्फिग्मोमेनोमीटर याद रहेगा, पेशेंट का क्या ब्लड प्रेशर को आपका एक्यूरेटली मेजर करता है। इस तरीके से बाहों में लगाया जाता है, फिर ये जो ना आपका ये जो ना ट्यूब इसे ऐसे वो करते हैं तो थोड़ा प्रेशर बनता है, ठीक है ना? तो कितना आपका प्रेशर आपकी जो नसें दे रही हैं उससे आपका पता लगता है, ठीक है ना? अच्छा, कौन सी प्रेशर दिखाती है आपकी, आर्टरीज या वीन्स? सिरा या धमनियां? सिराएं होती, ठीक है ना? चलेगा। स्फिग्मोमेनोमीटर याद रहेगा ये, तो आपका दिख गया, डॉक्टर्स की दुकान पर दिख जाता है आपका। आगे हम चलेंगे, हमने एक बात करी थी किसको लेकर के, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपका बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। कौन से प्लांट में? आपके जैसे आपके क्या होगी, मटर हो गई, बाकी और भी आपके दलहनी जो होते हैं, फलियादार जितने भी आपके पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती हैं, और गांठों में ही आपका ये बैक्टीरिया रहता है, जिसको बोलते हैं आपका कई होते हैं, जरूर नहीं राइजोबियम हो, उनमें से राइजोबियम भी एक है, ठीक है ना? नाइट्रोबैक्टर करके भी है, और भी है, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया रहते हैं। जो फेमस हो गया है वो राइजोबियम है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना? कैसे करके आपका ये नाइट्रोजन फिक्स करता है एनवायरमेंट वाली को, और फिर पौधे जो है ना नाइट्रेट के रूप में क्या ले लेते हैं आपका, ठीक है ना?
उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। नाइट्रेट वाला क्या है, NO3 है, हमने पहले भी कराया था। सर ये देखो आपका ये कैसे आपका पौधों की गांठों में पाया जाता है, इस तरीके से गांठें पाई जाती हैं। जैसे आप उड़द को उखाड़ोगे, चने की पूरे पौधे को उठाओगे तो छोटे छोटे गांठें पाई जाएंगी, उसको काट के देखोगे तो बैक्टीरिया पाया जाएगा। ये सहजीविता बनाता है किसके साथ में, आपके दलहनी पौधों के साथ में। ये दे देता है खाद पानी वगैरह, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। सर काम की चीजें होगी कि नहीं, ठीक है ना। तो पौधे इसको ले रहे हैं, पौधे इसको बाकी चीजें दे रहे हैं, दोनों की क्या है, सहजीविता है, दोनों एक दूसरे पे आपके क्या हो जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके बेनिफिटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से आपका क्या होते हैं, लाभान्वित हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बात होगी, ये आपके जड़ों में पाया जाता है आपका। फिर हमने बात करी थी सर अंडे से बाहर निकलती जिंदगी, ये सर कौन सा पंछी है बताओ जल्दी से, शुतुरमुर्ग है, बड़ा सा अंडा, और ये यहाँ से इसका बच्चा निकल रहा है, ठीक है ना। चलो ये नहीं समझ में आ रहा था, ये देख लो आपका, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात बताएं, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना सर, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, द बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज। अच्छा अंडा क्या होता है, उसको सिंपली हम बोल देते हैं एग सेल। क्या बोल देते हैं, एग सेल। अंडा क्या होता है सर, कोशिका होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है आपकी, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है आपका, हाँ माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, गुड, अच्छी बात है। अच्छा सर इंसानी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, चले मैं बोल रहा हूँ महिलाओं में पाया जाता है, ओवम। अच्छा इंसानी शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, रेप्टा। अक्सर दिमाग में रहता है इधर ये हो गया तो वो छोटी होगी, नहीं, उससे भी छोटी आपकी ब्रेन में पाई जाती है, बोलो ग्रेन्यूल्स बोलते हैं उसको, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो आपकी सबसे छोटी कोशिका रहते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखना, अक्सर दिमाग में रहता है यार वो बड़ी है तो स्पर्म छोटा होगा, नहीं, उससे भी छोटा आपका ब्रेन में पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये अक्सर गलत रहता है, ठीक है ना। चलो ये हमारी बात होगी, आगे हम बात करेंगे। चलो हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। चित्रों के बाद में हमारा हो गया डायनामाइट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया, अल्फ्रेड नोबेल। देखो चित्रों के बाद में चीजें कितनी आसान हो जाती है ना। उसके बाद में देखो रक्तचाप मापने के लिए उपकरण का यूज होता है, स्पेगमोमैनोमीटर। रक्तचाप बोले तो सर ब्लड प्रेशर, क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियतन को प्रेरित करता है सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन को नियत कर रखा था, उसमें नियतन शब्द रहता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रेरित करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्स होती है, एनवायरमेंट वाली नाइट्रोजन अपने आप में कैसे रूप में आ जाती है, जिस उस रूप में आ जाती है जिस रूप में पौधे उसको ग्रहण करते हैं। तो वो प्रेरित कौन करता है, वो प्रेरक कौन है सर, वो बैक्टीरिया है, जिसको हम सिंपली हम बोल देते हैं राइजोबियम, ठीक है ना। ये चर्चा में रहता है, ऐसा नहीं है कि केवल राइजोबियम में, और भी आपके हैं, ठीक है ना, नाइट्रोबैक्टर है, फलाने जिनके और भी 3-4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, ठीक है ना। जो ज्यादा आपका प्रिविलेंट है, ज्यादा फेमस है, वो है सर राइजोबियम। कौन सा वाला, हमने आपको बताई थी, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है ना, NH3 पहले तो बदलता है किसमें, अमोनिया में, है ना, NH3, फिर उसके बाद में NH4, फिर अमोनियम हो गया, फिर उसके बाद में आपका क्या हो गया, बाद में कार्बनिक जो है ना आपका नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आपके, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका बदल देता है, ठीक है। अच्छा चलो कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका सर, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या ये मेरे को बताना पड़ेगा कि याद हो गए, क्योंकि हमने 2 बार कर ली, एक बार तो चित्रों से, दूसरा ये, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं सर। आपका ये हमारा एटमॉस्फेयर है सर, सबसे पहली जो लेयर है हमारे पर्यावरण की, क्या है, इस तरीके से रहता है सर, हमारी पृथ्वी की सतह ये रही, उससे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आसमान में इस तरीके से पाया जाएगा। पहले जब आसमान में नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर आपका कम होता जाता है, ठीक है ना, किसमें, क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फियर में। नीचे क्या है, ट्रोपोस्फियर, क्या है आपका, क्षोभमंडल, हिंदी में कहते हैं क्षोभमंडल। अब याद कैसे रहेगा, क्षोभ का मतलब झंझावात, तूफान, आंधी, क्षोभ, परेशानी, ठीक है कि नहीं, क्षोभ मंडल बोला जाता है, क्योंकि जितने आंधी तूफान आते हैं इसी मंडल में आते हैं सर, किसमें, क्षोभ मंडल में, किसमें वाले में, क्षोभ मंडल में। उसके बाद में सर स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, ठीक है ना, स्ट्रेटा में पाया जाता है, लेयर में पाया जाता है, आपका गैसें पाई जाती हैं, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह एयर ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि क्या है कि देखो वायु चलती कब है, ठीक है ना। अच्छा वायु और पवन में अंतर क्या है बताएंगे, वायु क्या है, गैसों का समांगी मिश्रण, ठीक है ना, गैसों का समांगी मिश्रण।
वही पवन क्या है, जब वही जो है ना आपका वायु एक जगह से दूसरी जगह आपका क्या करती है, गमन करती है, गति रहती है, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देते हैं, पवन कह देते हैं, ठीक है ना। चलेगा, तो मैंने बोला आपका समताप मंडल, समताप मंडल में जाओगे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उल्टा चलता है, एनोमली देखी जाती है, ठीक है ना। फिर देखिएगा आपका कहां पे पहुंच रहे हैं, देखो इधर टेम्परेचर किधर है, माइनस में, इधर जाने पे माइनस में, इधर जाने पे आपका पॉजिटिव में टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे टेम्परेचर कहां जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव में, देखो ना नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में बात करेंगे तो आपका ज्यादा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, इधर आ जाता है, ज्यादा नहीं रहता, जीरो के बराबर ही रहता है, इसीलिए देखोगे कि ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब देखोगे फिर मेसोस्फीयर में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आपका क्या रहेगा, ठंडा हो जाता है, -100 तक पहुंच जाता है, देखो ना यहाँ पे इसने -40 तक पहुंच पाता है केवल आपके छुमंडल में। जैसे जैसे ऊपर जाओगे -40 तक ही पहुंच पाता है, लेकिन जैसे पहुंचोगे कहां पे, मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में, मध्यमंडल में आपका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। सर अब एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं बाद में बताऊंगा, रुक जाओ। अब इसके बाद में हम पहुंचे थर्मोस्फीयर में, सर इसको कई बार हम आयनोस्फीयर भी बोल देते हैं। इसमें एकदम से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि गैसें अपनी मूल अवस्था में रह नहीं पाती हैं, वो आपके बिखर जाती हैं और आयंस के रूप में बदल जाती हैं। आयंस का मतलब क्या होता है, उसका जो अणु भी है ना वो भी बिखर जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें आपका हो जाता है, इनको आयंस बोल देते हैं, है ना, ठीक है ना, उस फॉर्म में आपका बदल जाता है, सारे बिखर जाता है, इसीलिए इसको कई बार आयनोस्फीयर भी बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब चलो ये बताओ, नीचे से ऊपर जाने पे कौन से मंडल में आपका टेम्परेचर आपका कम रहेगा, कौन कौन से में रहेगा, एक तो इसमें रहता है, एक मध्यमंडल में रहता है, एक किसमें किसमें, चौमंडल में। अरे हमें पता है ना, पर्वतों पे बर्फ पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो तापमान कम होता है, ये इसमें था। लेकिन समताप मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जीरो से ज्यादा नहीं पहुंचता, ठीक, देखो इधर देखो ये लाइन जा रही है। अच्छा, मध्यमंडल में टेम्परेचर -100 में भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे ठंडी परत वायुमंडल की कौन सी है बताओ, मध्यमंडल, ठीक है ना। क्या हमें रटना पड़ा कि हमने लॉजिकली सीखा। अच्छा, सबसे गर्म कौन से, सर थर्मोस्फियर, नाम ही थर्मोस्फियर है, थर्म का मतलब गर्म, आयन मंडल भी बोल देते हैं, इतना गर्म के सर गैसें जो है ना अपने अणु अवस्था में भी नहीं रह पाती, वो जो है ना आपका क्या है, बिखर जाता है वो भी, ठीक है ना, चलेगा थर्मोस्फियर। अब ये चीज समझ में आ गई, तो हमने बोला आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, बाहर, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या है फिर आपका बहिर्मंडल। तो 5 परतों, वैसे तो मेन परत ही है, बाहर मंडल कोई होता नहीं है, वैसे माने तो क्या है, बहिर्मंडल आपका सबसे बाहरी परत है, ठीक है ना। 5 परतें हो गई, उनमें से पहली कौन सी, क्षोभ मंडल, बोलो, दूसरा आपका समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और उसके बाद में आपका बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर भी बोल देते हैं, एंड उसके बाद में एक्सोस्फियर, ठीक है ना। सर इंग्लिश में इसलिए थोड़ा बहुत याद रखना है क्योंकि उसने आंसर क्या दिया था सर, ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश में था ना, ठीक है ना। चलेगा, आगे देखिएगा, चलो ये लेयर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब लेयर देखो कैसे करके, वही बताया था, इस तरीके से क्या रहता है, जितने भी आपका ये बलून वगैरह पहुंच पाते हैं यहाँ रहते हैं, जितने बादल वगैरह, बादल तो हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, वो बात अलग है, लेकिन आंधी तूफान जितने आते हैं ट्रोपोस्फियर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका स्ट्रेटोस्फियर, जो आपका सबसे आइडियल माना जाता है किसके लिए, आपका वायुयान के चलन के लिए, क्यों, क्योंकि सर एयर नहीं रहती, इसलिए आपका क्या है, समताप मंडल है ना, तो हवा इधर उधर नहीं भागती, जिससे आपका डिस्टर्बेंस कम रहता है। समताप मंडल में तापमान समान है तो आपका वो भी ना आप डिस्टर्बेंस नहीं देगा। मेसोस्फीयर में आपका ये आपका उल्कापात देखने को मिलता है। थर्मोस्फीयर में ये जो आयनोस्फीयर में क्या लगाते हैं हम, आपके सैटेलाइट वगैरह लगाने को वो रहता है। एक्सोस्फीयर में तो हम क्या सैटेलाइट उसी से जाते हैं, यानों वगैरह से जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। पृथ्वी के बाहर तो तुम बिना यान के चल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बस ये है छोटा मोटा, अभी नहीं समझ में आया तो और देख लो भाई, अब भाई प्रकट हो इस तरीके से प्रतीक है। पहला ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है ना। टीएस माते कुछ बनाओ ना इसमें, टाटा, श्री माते, वो बाहर जा रहा है ना वो
टाटा बोल के जाएगा। ये माते तो ठीक है यार, इसमें बोलो इसमें क्या है, श्री का क्या लगा दो, स्वीट माते, हाँ? अरे ठीक है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, माते, मेसोस्फियर, उसके बाद में थर्मोस्फियर, उसके बाद में एक्सोस्फियर, बाहर वाला, ठीक है ना। ये सब हमने बता दिया सर। ये क्या है सर आपका, हवा महल। ये हवा महल है, कहाँ है सर आपका, जयपुर में है, आपको पता है। जयपुर अपने आप में क्या है सर, अरे पिंक सिटी तो है ही है, विश्व विरासत स्थल है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब अगला कंसेप्ट देखिएगा, पृथ्वी की कुछ लेयर है सर। कल हमने बात बताई थी कुछ, यहाँ नहीं देखोगे तो सर गड़बड़ हो जाएगा। पृथ्वी ये है सर, पृथ्वी को अंदर से काटोगे तो इस तरीके से देखने को मिलती है। कोर इस तरीके से सॉलिड है, लेकिन बाहरी कोर कैसी है सर, इनर कोर आउटर कोर में बांटा गया है कोर को। बाहरी कोर कैसी है सर आपकी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। बीच में फिर मेंटल पड़ता है, फिर उसके बाद में ये वाला हिस्सा पड़ता है क्रस्ट वाला। मेंटल कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक मेंटल ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके ऊपर क्या है सर, क्रस्ट है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये क्रस्ट है, फिर ये पानी रखा हुआ है। इस तरीके से आपका पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है। अब गौर से और भी देखो चीजें, देखो पृथ्वी की और भी चीजें हटाएं तो ये पृथ्वी है, इसको खोलोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। भीतर क्या है सर आपका, इनर कोर, आंतरिक क्रोड, बोलो हिंदी में उसको क्रोड बोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आपका बाह्य कोर, या मोटे मोटे तौर पे आपका क्या करें, क्रस्ट बाहर वाला, भीतर आपका मेंटल है, ठीक है ना, ये मेंटल है। उसके बाद में आपका कोर है ना, ये कोर होती है, 3 भागों में रहता है, स्याल, सीमा और निफे, ठीक है ना, निकल और फेरियम। स्पेशली बात करें इसको 2 भागों में इसलिए बांटा गया है, भीतर वाली तो सॉलिड है और ये वाली सर लिक्विड में, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए ये जो है ना आपका यहाँ पे निकल फेरियम है, थोड़ा आपका चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखोगे ये वाला ऐसा है ना, यहाँ पे संवहनी धाराएं आपकी बहती रहती हैं, इसीलिए तो भूचुंबकत्व पैदा होता है। नहीं समझ में आ रहा था। और देखो ये तो आपका पृथ्वी दिख रही है ना, कितनी साफ दिख रही है ना। अंदर भाई बहुत गर्म है, बहुत लावा निकल जाता है, लावा निकलता देखा है, उसमें नहाए हो कभी? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो आप जलोगे नहीं उसमें, मैं वादा कर रहा हूँ आप जलोगे नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आप जलोगे नहीं, आप भाप बन जाओगे, ठीक है ना। जलोगे नहीं, भाप बन जाओगे तुरंत ही, ठीक है ना। तो इतना गर्म है सर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है पृथ्वी की कोर में भी, ठीक है। तो ये आपका आंतरिक कोर दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है। फिर उसके बाद में सर आपका बाह्य कोर, ठीक है ना, इस तरीके से आपका देखने को मिला पृथ्वी, एनाटॉमी ऑफ द अर्थ। तो जो है ना आंतरिक कोर में तो आपका ऐसा है, जो बाह्य कोर है सर उसमें ऐसे संवहन धाराएं बहती रहती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से धाराएं चलती रहती है, ठीक है। और भीतर वाला हिस्सा जब धाराएं चल रही तो इलेक्ट्रिक जो आपका चीजें जनरेट होती है, तो डायनेमो इफेक्ट बनता है, ठीक है ना। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स आपका डेवलप होता है। सर आ जाओ, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं सर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सौरमंडल, क्या बोलेंगे। अच्छा, इसकी दूसरी जो परत है उसको समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी आयन मंडल, लास्ट में वायुमंडल, ठीक है ना। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना, गुड गुड। हवा महल किसने बनाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। फिर से दोबारा रिपीट हो गया, शायद आ गया ही है ना। डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है गुजरात में, डांडिया वो खेलते हैं ना लकड़ी उससे, डंडियों से, ठीक है ना, गुजरात में, ठीक है। तो कन्हैया उधर चले गए थे ना, वो रास वास करते थे डंडिया वंडिया से लेकर के, ठीक है ना, वहां से प्रिवलेंट हुआ चीजें। गुजरात में गए थे ना, द्वारका में, ठीक है ना। अच्छा, ये 8वां वाला फिर से रिपीट हो गया था, वो वाला था कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से आपके गुजरती, कावेरी थी सर, कल ही हमने पढ़ा था। दक्षिण की गंगा है ना। अच्छा, दक्षिण गंगा बताओ, अंतर समझ में आया, ठीक, गुड। अच्छा, इंटरनेट की सेवा की गति, इंटरनेट सेवा की गति किसके आधार पर भिन्न हो सकती है सर, नेटवर्क क्षमता पे। यदि नेटवर्क कम हो रहा है तो इंटरनेट भी आपका डाउन हो जाएगा, इससे तो हम कल ही प्रभावित रहे। ये तो खिसे आ गया था भाई, पता नहीं यार बहुत कम हो रखा है, और आपका वो अपलोड भी नहीं हुआ इसलिए, ठीक है, बाधित रहती, पता नहीं क्या है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, सेलेनोलॉजी, 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 सेलेनोलॉजी,
ऑलजी पढ़ा जाता है पीछे, सेलेनोलॉजी, सेनेलॉलजी, ठीक है, सिलिनोलॉजी ये कर लो आप, ठीक है ना, हिंदी वाला, सिनेनोलॉजी कह देते हैं ये लोग तो, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है सर? प्रशांत महासागर है, आप बताओ। उसने दिमाग लगा दिया, बड़े से तो आप कर लेते, उसने एक शब्द और डाल दिया जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ कि गहरा कौन सा है ना। तो आपका मन करेगा यार हो सकता कुछ गड़बड़ हो, नया दिया है इसने, नया कुछ नहीं है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे गहरा भी है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन जिसको बोला जाता है। आप देखो इसमें ये दिख रहा है ना दोनों साइड में, यहाँ ये भी है पैसिफिक और वो भी है, दोनों तरफ से जोड़ोगे ना इस तरीके से देख लो आपका। सबसे पहले हम इंडिया की तरफ से दिखाते हैं आपको, ये क्या है आपका इंडियन ओशन, ये क्या है आपका इंडियन ओशन, इंडिया है ना। फिर उसके बाद में देखोगे आपका क्या है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना, जो एस शेप में अफ्रीका और आपके ये जो है ना दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में, इधर ऊपर क्या है आपका यूरोप और ये आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपका अटलांटिक वाला। अच्छा, इसके बाद में ये बच गया पूरा पूरा जो नीला नीला दिख रहा है, ये क्या है सर? प्रशांत महासागर। अब क्रम में सजाएं तो सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत, सबसे गहरा भी प्रशांत है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा है? थाना अटलांटिक वाला, कौन सा? अटलांटिक वाला, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? ठीक है। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या आपका? पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। इसकी शेप कैसी है सर? आपकी शेप कैसी है? वो आकार की, कैसी आपकी? वो जैसी है ना, वो जैसी है। और ये किसी है कैसी आपकी? एस जैसी है। ये कैसी है? एम जैसी। ओ एस एम, ऑसम है ना। ओ एस एम, ओ पे आपका प्रशांत, एस एस जैसा आपका अटलांटिक और एम जैसा आपका इंडियन ओशन। उसके बाद में आपका पड़ेगा सर दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, कौन सा वाला? सदर्न। और देन आफ्टर हमारा कौन सा है? आर्कटिक ओशन। देन कौन सा आपका? आर्कटिक ओशन। तो ये हो गए हमारे 5 ओशन, याद रहेगी बात, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था हमारा ओशन को लेकर के। तो कहां तक पहुंचा आपका? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है सर? प्रशांत या पैसिफिक ओशन जिसको बोला जाता है, हमने बात बताई थी अभी। तो क्रम में से जाएगा कौन? सबसे छोटे से चलेंगे, आर्कटिक ओशन सबसे छोटा, उसके बाद में सदर्न, फिर उसके बाद में आपका एमएसओ, एम बोले तो आपका इंडियन ओशन, एस बोले तो अटलांटिक, ओ बोले तो आपका पैसिफिक ओशन। अच्छा, बड़े से छोटा तो इजी है, शेप के आधार पर बात करेंगे तो कैसा है? ऑसम। वो शेप में कौन सा है आपका? पैसिफिक, ठीक है ना। एस शेप में कौन सा है? अटलांटिक। एम शेप में, फिर उसके बाद में सदर्न ओशन, और उसके बाद में क्या आ जाता है आपका? ठीक है, आर्कटिक। ऑसम सा, कैसे सा? ठीक है ना, वो एस एम। और फिर अच्छा, वो असल में नाम से है, वो आकृति से नहीं है। सदन वाले को कोई आकृति थोड़ा ना, ये तो हमने आकृति के आधार पे थे, ठीक है ना, चलेगा। तो ये हो गए हमारे महासागर वाले, ठीक है सर। आगे चलते हैं। आपका चाणक्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था सर आपका? चाणक्य साहब ने कौन सी किताब लिखी थी बताना? अर्थशास्त्र लिखी है। और ओके, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और इसकी जो है ना विषय वस्तु क्या है? राजनीति। इसकी विषय वस्तु क्या है? राजनीति, पॉलिटिक्स है किसका? आपका अर्थशास्त्र की, ठीक है ना। चाणक्य साहब के बारे में बात की। अच्छा, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अच्छा, किसके दरबार में आए थे शिकायत लेके कि उधर आपका जो यवनों का आक्रमण हो गया? कौन था उस टाइम पे राजा मगध का? धनानंद, एग्जैक्टली, क्या बात है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? अब आपको एक बात बताऊं, इसमें ऑप्शन कैसे थे पता है? 1700, भाई इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया भाई, ठीक है ना। 1739 था, 1700 फिर नहीं, फिर 1800 आपका 39 था, 39 है ना सर। आपको ध्यान हो, गांधी जी खुद पैदा हुआ 69 में, ये उनसे भी बड़े 30 साल कैसे हो सकते हैं? हाँ है ना। तो अनुमान क्या था? या तो क्या रहेगा सर? अब एक और डेट थी 39, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं, कहां पे आपका 1915 में 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो उनके स्वागत में गए थे ये,
1915 में, ठीक है ना। और फिर बाद में इन्होंने रिएक्शन दिया था, मुझे लगा बहुत कुछ बोलेंगे, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला। और ये इतने मतलब ईगर थे सुनने के लिए कि अब बोले, अब बोले। सामने वाले ने कुछ नहीं बोला। आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस इतना ही। गांधी जी इतना बोले, पूरी जनता सुबह से लेकर के बैठी हुई थी, गांधी आएंगे गांधी आएंगे, कुछ तो बोलेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बोले, इतना ही बोले थे। अच्छा ये बताओ, इसमें जो डेट थी कौन सी वाली, 339 वाली। 315 में सामने वाला गांधी जी को वेलकम करता है, वो पैदा बाद में होएगा, तो बची डेट कौन सी थी, हमें पता हो नहीं हो। अच्छा ये जन्म वाले ऐसी डेट होती है कि कॉमन सेंस से निकलती है। एग्जामिनर चाहता है, वो ये नहीं चाह रहा कि आप डेट याद करो, वो ये चाहता है बड़े इवेंट से आप अंदाजा लगा पाओ, ठीक है, बड़े इवेंट से आप अंदाजा लगा पाओ। तो ये बात होगी। कौन सा बैंक सर आरबीआई के एक एजेंट के रूप में काम करता है, तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा आपका, एसबीआई आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्दिष्ट करता है सर, वो आर्टिकल 356। कौन सा आपका आर्टिकल 300, ठीक है, ओके। तो ये पता है ना आपका, राज्य में आपका क्या है, आपका 356 वाला। अच्छा ये बताओ, अब मैं बात बदल रहा हूं थोड़ी। यदि केंद्र शासन की, केंद्र सरकार की आपका जो है ना जो डायरेक्शन है उसकी अवज्ञा कर रहा हो कोई स्टेट, तो किस आर्टिकल में दे रखा है कि उसमें राष्ट्रपति शासन की निर्देश दिया जा सकता है, 365। तो वो 56 नहीं, तब क्या आपका 65। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसको लागू नहीं करे राज्य, तो सेंटर कहां पे राज्य करेगा, वो तो कहीं राज्य करेगा ना। केंद्र सरकार का क्या है, सारे तो राज्य बटे हुए हैं, केंद्र सरकार कहां जाएगा, ये कहीं मैं विदेश में जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में चले जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारी बात होगी। सर एक और आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी बताओ, 352। अच्छा वित्तीय इमरजेंसी, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी तेरे जैसे 360, ठीक है। कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है सर, आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग आपका हैप्पी जनवरी 2015 को बना था, यानी 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। और कैसे आया था अस्तित्व में, बताओ कैसे आया था आपका, कैबिनेट के प्रस्ताव से आया ना, एग्जीक्यूटिव के आपके रेजोल्यूशन से आया, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये बात होगी हमारी, भारत का क्या है, ये थिंक टैंक है, भारत के लिए आपका प्लानिंग करता है ये। अच्छा प्रधानमंत्री ये है, तो सर इसके वाइस चेयरमैन कौन है आपके, सुमन बेरी, अभी याद रखना कौन है आपके, सुमन बेरी। और सीईओ कौन है आपके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आपके, सुब्रमण्यम करके कोई, आर सुब्रमण्यम, बीवीआर, ठीक है, होगी बात। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत स्थापित एक आदमी जो एंडता है वो आपका क्या है, कौन सा है, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ पे, मैं वेट कर रहा था इसका। इसके अंतर्गत वह कौन सा प्राधिकरण है, 148 आर्टिकल के अंतर्गत वो कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी पावर है जो भारत सरकार की इनकम जो हो रही है, प्राप्तियां हो रही है, रिसीट हो रही है, रिसीट हो रही है ना, और उसके जो एक्सपेंडिचर है उनकी ऑडिटिंग करता है, उनकी लेखा करता है। वो कहता है हाँ इन्होंने यहाँ पे सही खर्च करा, इनको यहाँ से इतना पैसा है, यहाँ इतना खर्च किया, ये पैसा कहाँ गया ये बताओ पहले, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं, तब फिर बाद में पता पड़ती है कि इतना घोटाला हुआ, ये अपनी रिपोर्ट देता है। इसकी रिपोर्ट को गपच लेता कौन, बताओ जल्दी से, एक कमेटी है बताओ, लोक लेखा कमेटी। कौन सी, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कब एस्टेब्लिश हुई थी, आप क्यों इसकी तैयारी कर रहे हो, 1-2 दिन पहले का ही है ये। पीएससी आई थी कि नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जो आजादी से पहले भी थी आपकी। अद्भुत याद कर रहे हो तुम, ठीक है ना, लोक लेखा समिति। और इसका जो अध्यक्ष होता है सर विपक्ष से होता है, परंपरा अनुसार, ऐसे करके प्रश्न था वो, ठीक है, मत करो याद, कोई बात नहीं, मैं भी छोड़ते जाऊंगा। भारत का क्या है सर, अच्छा ये क्या करता है उसका, अब आंसर क्या है सर इसका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सर शॉर्ट में सीएजी बोल देते हैं, और आपकी डिटेल फॉर्म में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सर कंट्रोलर में एन नहीं है, एमपीटी है, ध्यान रखना, काट मत देना, ये गलत नहीं है, ये सही है, आप और लाते बन जाओ कि कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर नहीं सर, कंट्रोलर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोल देते हैं सीएजी, ठीक है ना, ओके। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था सर, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है ना।
इंग्लिश के बहुत बड़े आपके राइटर हैं, ठीक है ना, नोवेलिस्ट हैं, जाना माना नाम है। जितने भी आपके बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं तो उनके इनके जो है ना आपके बिना उनके क्या है नोवेल के आपका आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो नोवेलिस्ट है आपके, नोबेल नहीं, बनी ब हो गया तो उधर पहुंच जाएंगे कहां, पुरस्कार पे। नोवेलिस्ट है, इनका नाम है शेक्सपियर। अच्छा, शेक्सपियर की स्पेलिंग पूछी जाती है, किसी को पकड़ो, हिलाओ, तो उसकी स्पेलिंग होती है SHAKES, सेक्स, ठीक है ना, सेक करो, ठीक है। और किसको, नाशपाती को PEAR, और बाद में ई लगा दो, SHAKES PEARE। सर पूछ लेते हैं, स्पेशली लेडीज ध्यान रखना, आपने कोई BA वगैरह कर रहे हो, इंग्लिश होगी, और पुराने टाइम के बुढ़ऊ तो यही जानते हैं, विलियम शेक्सपियर वगैरह की नोवेल वगैरह हमने पढ़े थे, स्पेलिंग को लेकर के करते हैं। और तुम ऐसे करे हो, पूछेगा कि सेक मत करो, ये बताओ शेक्सपियर की स्पेलिंग बताओ, तभी से ध्यान रखना। सेक जो वो हिल रही है ना आपकी क्या प्लेट, से ध्यान रखना, SHAKES, अब क्या हिल रही है, नाशपाती रख के ले जाना वहीं पे, क्योंकि याद रखने के लिए PEAR, ठीक है ना, और ई और लगा देना, SHAKES PER, ठीक है ना, ई शेक्सपियर, ठीक है, याद हो गया। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है सर आपका, बिजली की चमक। सर इसमें बोलना क्या चाह रहा है समझिएगा, कि आपका प्राकृतिक संकट, नेचुरल डिजास्टर, आप आवाज करोगे फायदा क्या, बाद में टाइम मिलता है, ठीक है ना। इसने प्राकृतिक संकट बोले थे, नेचुरल डिजास्टर, इसने बोला अल्पकालीन कम समय का, ये सारे कम समय के हैं, जल्दी होते हैं, तुरंत होते हैं, लेकिन इसने बोला इनमें से भी कौन सा न्यूनतम चाहिए, कम से कम समय में हो जाए। अब देखो, जैसे सबसे बड़े हम बात करेंगे, जैसे आपका क्या है, आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, हो सकता है अभी हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक भी लगातार लावा बह सकता है, ठीक है ना, एक बात, यानी ये तो ऑप्शन में नहीं रहेगा। दूसरा क्या है आपका, तूफान आ रहा है, आपका बर्फानी तूफान आ रहा है, आधे घंटा तूफान नहीं रुका, इसका मतलब अच्छा खासा टाइम ये भी ले सकता है। उसके बाद में भूकंप, सर भूकंप कभी ज्यादा 4-5 मिनट टिक गया ना तो सारा हिला के छोड़ देता है, थोड़ी देर ही आता है। अच्छा, इससे भी कम क्या है सर, बिजली कड़कती है, क्या कड़कती रहती है, झंपल जब वो आपका जो उजाला सा होता रहता है कि तुरंत जली और गायब। अच्छा, ये प्राकृतिक संकट कैसे है, उनको पूछो बिहार वालों को, लोटा लेके गए और वैसे ही रह गए, समझ में आ रही है ना। क्योंकि अक्सर जो है ना बरसात के मौसम में बिहार के जो एरिया है ना, वहां जो है ना आपका बिजली गिरने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कोइंसिडेंस देखने को मिल जाते हैं। रीजन क्या है वो बाद में आपकी कभी मौका मिलेगा तो बड़ी क्लासेस में बताएंगे, वहां आपके बिजली ज्यादा गिरती है, ठीक है ना। पुराने जमाने में भी बिजली गिरा करती थी, ठीक है ना, और तभी से तो वो कह रहे ना कि बिजली गिर गई, ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना। अरे वो एक मैंने सुना था रिक्शे में, ठीक है ना, बिजुरी रामा ने डारे दी, सुना था आपने, जिसे मुझे कुछ याद आ रहा है। अब वो चुनाव लड़ने जाता है ना, वो कहती है कि अरे मैं थोड़ा याद आ रहा है, वो क्या नाम है, सड़क बनवाए दूंगी यद में जीत गई फिर धानी, हाँ ऐसे कहते ना। और वो हार गई, उसने बेचारे ने खेत पूरा वो किया था, तो कहता है पट परो तूने मेरो करवाओ, 6 बीघा मेरो खेत वो तेने गेने रखवायो, के बिजुरी राम ने डार दई, 7 वोटते हो गोरी फिर धानी हार गई। तो अच्छा, बिजली डालने का मतलब ये यहाँ नहीं रहता था, बिजली गिर जाती थी ना वो, ये काट दूंगा टेंशन ना लो, ठीक है ना। नहीं यार, हमें वो अच्छा वो पर्पज नहीं है ना सर, ये आपकी रिवीजन के लिए बनाई गई है, अदरवाइज ऐसा कोई मतलब नहीं था ये, ठीक है ना। सर यदि नींद आ जा रही है ना तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं है, तो फिर जबरदस्ती पढ़ो मत, वो काम करो जिसमें मन लगता है सर, फिर आप गलत रास्ते पे हो,
सर ज्ञान प्राप्ति में नींद आ जाए वो तो हो ही नहीं सकता है सर। इंसान जो है ना अलग ही ज्ञान के लिए, कहते ना एक श्लोक बोला जाता है, आहार निद्रा भय मैथनानी समानी चेतानी निर्णापस्माम, ठीक है ना, ज्ञानम नारायणा मदिको विशेषो ज्ञाने नीना पशु समाना। कई जगह पे इसमें धर्मे नीना भी बोला जाता है, धर्म को भी बोल दिया जाता है, बट मैं इसको नॉलेज को लेकर के जाऊंगा। हमारा अंत में जो है ना पर्पस क्या है इंसान का, हमारा नॉलेज गेन करना ही है, ठीक है ना। चलिएगा सर, आ जाओ इधर आ जाओ। मैं समझा पाया कि बिजली की चमक जो है ना आपका क्या है, कम से कम समय में गिर जाती है, ठीक है नहीं। ये प्राकृतिक आपदाओं में बाकी भी सही है, लेकिन सबसे जल्दी आपकी बिजली गिरती है, ठीक है ना। अब चल रहे हो खड़े के खड़े ही रह गए जब डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है सर? क्षय रोग के लिए, टीबी वाले के लिए डॉट्स आपका इलाज है। इसको मैं चित्र दिखा पाता काश, बस इसको लिंक कर लो आपका डॉट्स, ठीक है ना। जब आपका टीबी हो जाता है तो आपके जो लंग्स है ना सर, उसमें आपके जगह जगह क्षेत्र से भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो है ना आपका वो क्या नाम है उसका, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसे करके रहता है ना, जो बैक्टीरिया है क्षय रोग वाला, वो क्या करता है सर, आपका जो वो म्यूकस वाली लेयर है ना उसको खाना शुरू कर देता है, वो दिक्कत दे देता है, ठीक है ना। चलेगा, तो क्षय रोग हो जाता है आपका। और जो छोटी छोटी आपकी जो सेल रहती है जिनको क्या बोलते हैं आपका, एलिविलाई, ठीक है ना, वो जो एयर सैक होते हैं छोटे छोटे, तो वो आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और उनमें बहुत सारा जो है ना पस जैसा भर जाता है, या म्यूकस ज्यादा मात्रा में फिर भर जाता है, और वही तुम गुल्ले के रूप में बाहर फेंकते हो, जिसको कहते हैं टीबी हो गई, तो गड़गड़ाता है ना, इस चक्कर में गड़गड़ाता है। सर पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। किसकी? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी सर। पोलो, सर पोलो आपका घोड़े पे बैठ करके खेला जाता है, ठीक है नहीं, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी तल के नीचे पिघलते हुए पत्थर को क्या कहा जाता है सर? मैग्मा कहा जाता है। और ऊपर क्या रहता है सर? लावा रहता है। सर हमने अभी आपको पृथ्वी बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, पढ़ाई थी, ठीक है ना। पृथ्वी की आंतरिक, ये पृथ्वी है सर, पृथ्वी की ये जो वाली चीजें हैं, ये क्या है सर? आंतरिक कोर, ये आंतरिक कोर सॉलिड है, ये आपका लिक्विड वाला है, और ये आपका कौन सा है आपका? अच्छा, ये प्लेट है ना सर, प्लेट जो है ना कौन 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 सी, जो आपका इसको बोलते हैं आपका कौन, प्लेट जो बनती है वो लिथोस्फीयर वाली जो होती है ना, वो प्लेट होती है। तो लिथोस्फीयर में कौन सा आता है? ये जो क्रस्ट है वो तो आती है। और मेंटल जो है ना सर, मेंटल ये रहा, ठीक है ना, मेंटल ये भी है मेंटल, ये भी मेंटल, ये भी मेंटल, और ये भी मेंटल है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी मेंटल है। अच्छा देखो, इसको दो भाग में बांटेंगे, ये जो हो गया आपका आधा मेंटल, तो ये हो गया ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत जो है ना आपकी, वो किस में आ जाती है सर? लिथोस्फीयर में आ जाती है। तो ये वाला हिस्सा किस में आ गया सर? ठीक है ना। और ये जो है ना आपका स्टेनोस्फीयर है, जिसपे आपकी ये आपकी प्लेटें क्या है आपकी तैरती हैं। और किस फॉर्म में सर? वो प्लास्टिक फॉर्म में बोला जाता है। किस फॉर्म में? वो प्लास्टिक फॉर्म में, इसीलिए वो चीजें आपकी रपटती रहती है, ठीक है। और इसमें ऐसा क्या होता है कि इसके हटने पे भीतर से लावा निकल आता है, ठीक है ना। वो बड़ा खेल है सर, आप ज्योग्राफी समझते हैं ना, जैसे उसका प्रेशर हटेगा, ठीक है ना, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती हैं। क्यों होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी आपकी साइंस है, उसको बताना होगा, ठीक है ना। तो सिद्धांत समझाया जाता है, जब मैं डिटेल समझाता हूं। तो जैसे प्रेशर कुकर में कब आपकी दाल पकती है? जब सीटी निकल रही होती है तब। बताया था क्या कभी? ठीक है ना। पहले तो टेम्परेचर बढ़ता है, वो गलती नहीं है, प्रेशर में नहीं गलेगी, लेकिन सीटी रिलीज होगी, जैसे ही आपका सीटी उठेगी वैसे ही टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ गया है ना, वो गला देगा उसको तुरंत में, ठीक है ना। इस तरीके से ही रहता है। तो यहाँ पे आपका ये मैग्मा आपका भीतर रहता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाता है और बाहर आके जम जाता है, तब उसको लावा बोल देते हैं, ठीक है। मैग्मा अंदर, लावा, लावा आवा बाहर, लावा आवा, जो बाहर आवा वही लावा। ये याद रहेगा एग्जाम में सर, ये फालतू की बकवासें होती है ना, ये बड़े काम की होती है। लावा कहाँ? बाहर आवा, वही है लावा। तो अंदर क्या है? मैग्मा। अच्छा, दो में से एक लिंक हो गया, बाहर में जाए, दूसरा तो मैग्मा है सर। उनमें से दो चीजें यार, उनमें से एक का कंफ्यूजन दूर कर लो। लावा कौन सा है? जो बाहर आवा वही है लावा, ठीक है ना। अरे उसी को जो है ना आपका, ठीक, तो मैंने बता दिया, सारी चीजें हमने समझाई थी, अब हो गया आपका। तो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? अरे अभी एक मिनट चीजें। तो आपका इनर कोर के बाद में देखोगे जो मिडिल कोर है सर, कैसी है आपकी? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अरे ये नहीं, ये वाला था, ये जो है ना आपका, ये वाला हिस्सा यहीं पे आपका हो रहता है, मैग्मा वगैरह मैग्मा फॉर्म में यहाँ रहता है। अच्छा, मैग्मा बनता कैसे है?
बहुत सारी आपके जो है ना रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, उसकी वजह से भी आपका मैग्मा बन जाता है, ठीक है ना। चलो वो बाद में रहेगा। तो कहां चल रहा है ये? हो गया ना, ये हो गया मैग्मा। और ऊपर या बाहर आए तो लावा। भारत और चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था सर? कोलंबो प्रस्ताव। और कोलंबो आपको पता है श्रीलंका की, ठीक है ना। समय कौन सा था सर? 1962 का। चाइना के साथ में युद्ध हुआ है। एक चोटी है सर थांगला, कौन सी वाली? यहां लिखा हुआ है थांगला रिज, ठीक है ना। वहां पे चीनी सैनिक थे, उनको खदेड़ दिया हिंदुस्तानी सैनिकों ने। जबरदस्ती चल रहा है। और वो टाइम सर कोल्ड वॉर का, आपको पता हो तो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। ये सारे क्या कर रहे हैं? इंडिया का मैप होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। अक्साई चीन वाला इलाका आपने देखा है ना? अक्साई चीन वाला नहीं दिखा तो हम दिखा देंगे। ये वाला इलाका, अरे तेरी, ये अक्साई चीन अभी चाइना के पास में, अक्साई चीन, ठीक है ना। तो इस वाले इलाके को अभी किसके पास में? चाइना ने ले रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या चल रहा था? तब अक्साई चीन वगैरह लिया नहीं था। ये बाद में हमारी गलतियों के चक्कर में वो फिर चाइना भीतर चला आया था, ठीक है ना। तो क्या मैंने बात बोली आपकी? हाँ, इधर इधर। तो यहाँ पे एक कौन सी आपकी थांगला रिज है। दो कारण से माना जाता है कि हमारा ये चाइना वॉर हुआ था। पहले तो हमारा राजनीतिक असक्तता, हमारी बेवकूफियों की वजह से, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई करके बुला करके उनको परेड में बुला लिया। किनको? चाओ एन लाई, माओ त्से तुंग, दो है, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति। चाओ एन लाई, माओ त्से तुंग, ठीक है ना। अब यहां देख गए इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये तो वैसे ही है यार, ठीक है। और ऊपर से एक तो तुमने वो खंगाल दिखा दिया कि दिल्ली में उनको गेस्ट बना लिया, और दिखा दिया कि हमारे पास ये अस्त्र है, कुछ नहीं है, प्रदर्शनी होती है कि नहीं। उनको तुम्हारी पावर भी पता पड़ गई। दूसरी बात, यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या चल रहा था? सीमा विवाद खूब था। मैं कौन रेखा किसके बीच में? आपका चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन वो स्पष्ट नहीं थी आपकी कुछ जगह पे, ठीक है। तो क्या हुआ? चीनी सैनिकों को तुम उकसा रहे हो, झंडे यहाँ गाड़ दिए वहां गाड़ दिए। पहले यार डिसाइड तो करो, कॉम्बिनेशन नहीं है आर्मी में और आपका पॉलिटिकल चीज में। वो भाई भाई बोल रहा है और वो आपके वो चीजें हो रहे हैं। तो पहले से आपका क्या करना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। तो हुआ क्या? इन्होंने खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को वहां पे थांगला रिज तक। उधर से युद्ध शुरू हो जाता है, तात्कालिक कारण बताया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में तो भाई साहब तुम्हारी टुकड़ियां तैयारी हो नहीं रखी, कोई सामान है नहीं खाने पीने का, ठीक है ना। 1 महीने तक चला था ये युद्ध, ठीक है ना। आप हार गए, ठीक है ना। युद्ध हार गए थे आपका, और ये वाला इलाका आपका चला गया, ठीक। बाद में फिर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आपका समझौता पत्र ज्ञापन हुआ, ठीक है ना। तब जाकर के आपका हुआ। कुछ चाइना नहीं रोका था, नहीं तो आपका तुम तो हार ही गए थे बुरी तरीके से। चलिए, सो हमारी ये बात सारी हो गई। आगे चलिएगा। तो माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस समुदाय का पवित्र स्थल है सर? जैन का। आपको खूब पता है, बार बार रिपीट हुआ है दिलवाड़ा जैन मंदिर। हमने उसमें भी रिपीट मोड में पढ़ा था। दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू पर्वत पे है। कहां है सर आपका? ठीक है ना। आबू डिस्ट्रिक्ट ऑफ किसका? राजस्थान का। आवाज की माप का मात्रा क्या है सर? डेसिबल। आवाज बोले तो यहाँ पे साउंड के बारे में बात करेंगे। जो ध्वनि है, ध्वनि है उसको किसमें मापते हैं सर? डेसिबल में। किसमें? आपके डेसिबल में। अब थोड़ी बात देख लेते हैं। शांत जो संगीत सुनते हो, बहुत कम आवाज में संगीत सुनते हो ना, माइल्ड जो म्यूजिक होता है, ठीक है ना,
ठंडा, ठंडा नहीं है आपका, मतलब सॉफ्ट म्यूजिक, ठीक है ना, आप आराम से सुन रहे होते हो, 30 डेसिबल का होता है, उसमें शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, ठीक है ना। अब जो आपकी सामान्य बातचीत होती है, जो सिंपली हम कहते हैं और भाई का हाल ये हाल, तो वो बात करेंगे 60 डेसिबल का, क्या है आपका, सिंपली बात करें, और भाई हम यहाँ गए थे, ये किया था, वो किया था, ये सामान्य बात करेंगे 60 डेसिबल की होती है। और भारी ट्रैफिक में कितना रहता है, 80 से लेकर के 79 तक रहता है, सॉरी 89 तक, कहां तक रहता है, 80, 89 तक रहता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो अक्सर ट्रैफिक में रहते हैं घर पे आके चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखा आपने, देखो, क्योंकि रीजन ये सर 85 डेसिबल से ऊपर मनुष्य के लिए क्या रहता है, ह्यूमन के लिए डेंजरस रहता है ये साउंड जो है ना। अब आप किसी दिन बाहर से आए हो, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर लड़ाइयां तब क्यों होती हैं कि कोई बाहर से आया है और तुरंत तुम उस पर बातें चेपने लगे, तुम ये नहीं लाए वो नहीं लाए, तो कह के अरे यार मैं आके बैठ नहीं पाया, तब तक तुमने कचर कचर लगा दी। इसका मतलब क्या था, या तुम ट्रैफिक में हो कहीं पे भी हो तो वहां साउंड जो है ना आपका क्या है, साउंड पोल्यूशन की वजह से आप इरिटेट हो जाते हो, वो इरिटेशन क्या, साथ में तुम आए हो घर में थोड़ी शांति चाहते हो और ऊपर से कचर कचर शुरू होगी, तो आप क्या करोगे, लड़ाई होगी कि नहीं। चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, पानी वानी दो और सब ठीक, खाना वाना खिला दो, अब कुछ देर के बाद में स्टार्ट करना अपनी कहानी, तक 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 गोली दागना ठीक है, बट थोड़ी देर के बाद में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है सर, ह्यूमन के लिए कितना डेंजरस है सर, इसको आपके उसमें आपके पोल्यूशन को माना जाता है 85 डेसिबल से ऊपर रहता है उसको लेकर के। अब कुछ नमूने क्या करेंगे पता है, डीजे पे जो बजता है ना भाई साहब, इतना हालत खराब है उसकी, कुछ दिनों के बाद जो ना हेयर सेल आपकी डैमेज होगी तो मुश्किल से वापस रिकवरी हो पाती है, रिकवरी हुई नहीं हुई, जब भी बैठेगी तो बैठेगी बेटा, तुम देखोगे ऐसा करके म्यूजिक रहता है दुम 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 दुम, और ऐसे धड़कने सी बढ़ जाती है। सर गए थे, वो कह रहे थे मेरे को घबराहट सी हो रही है, वो हार्ट बीट बढ़ा रहा है, हाँ उधर साइड वाले बहुत तगड़ा लेके आते हैं वो डीजे, ठीक है ना। अरे वो जब बज रहा था ऐसा लग रहा था कपड़े हिल रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है, जो धागे की बात कर रहा है। चलो ये बात समझ में आ गई, डेसिबल में मापा जाता है, हमने बात बता दी, डेसिबल क्या है उसकी एसआई यूनिट है, ठीक है ना। चलो चलेगा। सो रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है सर, फ्रियोन का, फ्रियोन का यूज किया जाता है किसमें, आपका रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज होते हैं ना आपके, ठीक है ना, वो ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है, आपका फ्रियोन का। अब चीजें समझ लेते हैं, फ्रियोन क्या है, इंग्लिश में इसको फ्रियोन FREON बोला जाता है, ये एयरसोल प्रणोदक है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट, इसको रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं, ठंडा करने वाला जैविक विलायक है जिसमें एक या एक से अधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और संबंधित यौगिकों का समूह रहता है। ध्यान रखना, ये जो फ्रियोन यूज होता है ना कूलेंट के रूप में, इसमें CFC मिली रहती है, ध्यान रखना, और ये ओजोन के लिए दुश्मन है सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछा जाता है आपका किसका, ओजोन गैस का दुश्मन कौन है, आपकी CFCs है, कौन आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इनका यूज कहां होता है, फ्रियोन के रूप में होता है, कूलेंट के रूप में होता है। कहीं लीक हो जाए तो फिर क्या होगा, ये CFC आपकी रिलीज हो जाती है और ओजोन के पास में जाकर के उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, आपके ऑक्सीजन में। तुम सोचोगे ऑक्सीजन बन गई, अच्छी बात हो गई, नहीं सर, वो ऑक्सीजन का फायदा क्या, वो तो बेकार की है। आपके ओजोन लेयर में छेद हो गया, अब वहां से आएंगी यूवी रेज, आपको कैंसर हो जाएगा, आपकी स्किन के लिए बहुत डेंजरस वाली है, ठीक है ना। ठीक है, 3 प्रकार की यूवी रेज है, एक प्रकार की तो आ जाती है, दूसरे प्रकार की, और उससे पहली वाली तो एनवायरमेंट ही रोक देता है, जो मिडिल वाली है उसको ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है ना। वो आ जाएगी तो बहुत डेंजरस हो जाती है, इंसान जो है ना स्किन कैंसर से मर जाएगा, ठीक है ना। प्रकृति ने कितनी चीजें अच्छी दे रखी है, इंसान अपनी वजह से आपका हो रखा है, ठीक है ना। तो फ्रियोन आपका है, अच्छा फ्रियोन आंसर आए तो ये नहीं है, ये तो इसमें यूज होता है, अंदर यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत पहले से आप जानते हो कि आपके जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं, आपके मोबाइल है, उसमें छोटी छोटी आईसियां पड़ी रहती है, ठीक है ना। सर्किट सा देखोगे बहुत सारा, इसमें अलग अलग से वो वायर से निकले रहते हैं छोटे छोटे से, अरे ऐसा लगता है कि कीड़ा जैसा है चारों तरफ से, क्या हो गया। चलो, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, आई से इंटीग्रेटेड, सी से आपका सर्किट आपका हो गया, ठीक है। किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। जब गांधी जी 1915 में यहाँ पे आए
तो उन्हें नहीं पता था कैसे डील किया जाए। उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इंडिया में कैसे काम करूं, क्योंकि इंडिया के विषय में उतना नहीं पता उन्हें। गोखले साहब प्रोफेसर थे, मिले, उन्होंने साइड में ले गए, वो कहते हैं कि देखो तुमसे पहले तुम्हारी ख्याति यहाँ पे आ गई, और जितना मैं अनुभव कर पा रहा हूं तुम्हें यह भी नहीं पता तुम्हें करना क्या है। अंदर की बात जब बोल दी गांधी जी बोले बात तो सही कह रहे हो, मैं तो प्रेशर में हो रहा हूं कि ये लोग इतना वो कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है ना, यही नहीं समझ में आ रहा। प्रोफेसर साहब आए, गाइड करो ना आप। तो उन्होंने बोला भारत के लिए काम तब कर पाओगे ना जब भारत को जानते हो। तो क्या करना है आपको, भारत घूमना है। 2 साल तक जगह जगह भारत भ्रमण करा उन्होंने, 15 से लेकर के 17 तक। और पहला 1917 में उनका आंदोलन कौन सा है, चंपारण वाला, ठीक है ना, चंपारण है ना, तो वो किया था। फिर उसके बाद में जो नेशनल लेवल का आंदोलन देखने को मिलेगा तो वो कौन सा आपका, असहयोग आंदोलन वाला 1920 का, वो आपका पैन इंडिया जो आपका आंदोलन है वो है। उसके बाद में 30 में चले जाओ, 1930 में क्या है, सीडीएम, सवन अवज्ञा। उसके बाद में 42 में चले जाओ, क्या है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा देते हैं। इस तरीके से हमारी कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या है सर, राजनीतिक गुरु है। मैं रुक करके बात इसलिए बताई वो चीजें याद रह जाए, नहीं तो क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, काम खत्म, गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। ये हम जानबूझ के बातें बताते हैं, सही बातें भी होती हैं। संविधान, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री में बात करवाने की कोशिश करता है कि सरकार इसको फ्री में बढ़ाए। मूल अधिकार बना दिया के रूप में होने के संबंधित है सर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 2002 में आया था सर 86वां संविधान संशोधन। और संविधान के आर्टिकल 21A नया बनाया गया। आर्टिकल 21 में क्या है सर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसको कहते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, इसमें क्या बात बोली गई, इसमें बात बोली गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा कौन, आपका स्टेट। स्टेट बोले तो यहाँ पे सरकार। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, मूल अधिकार का मतलब क्या है, मूल अधिकार सर कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 में है, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। छोटी छोटी बातें हमारी पता है कि नहीं। मूल अधिकार बनाओगे तो 12 से लेकर के 35 के रेंज में रखोगे, तो उन्होंने रख दिया सर 21A रख दिया, सही है ना। पहले ये मूल अधिकार नहीं था, पहले कहां था सर आपका, किस में था ये, पहले आपके डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था ये, ठीक है ना, पहले उसमें था। क्योंकि पहले इतना पैसा नहीं था कि सरकार जो है फ्री एजुकेशन दे दे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा, क्या इनको ना इसमें डाल देंगे। बाद में जो आने वाले लोग हैं ना, वो जब पॉलिसी बनाएंगे, नीति का निर्धारण करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्शन थी वो। तो मैं बात कर रहा था आर्टिकल 21 से नया डाला, और ये आपका क्या हो गया, आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो गई। और ये किसके लिए बोला है, राज्य करेगा, राज्य बोले तो स्टेट करेगा। स्टेट बोले तो पॉलिटिक्स में वो सरकार बोला जाता है, सरकार को स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। ओके डन, कंट्री को, ठीक है, यहाँ हो गया, यहां तक दिक्कत तो कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक ओके, एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा इसी टाइम पे, 86वें संविधान संशोधन की वजह से मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां क्या है, इसी में कर्तव्य जोड़ा गया है। ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, अभिभावकों की जिम्मेदारी है उनको यार स्कूल में भेजें, कुल मिला के, ठीक है ना। पाल्यों को वो निभाएं, वो करें, ऐसे करके सेंस समझो, उसको सेंस समझो, यही है ना, एजुकेशन को प्रदान कराएं जो भी है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, तो जो डीपीएसपी कौन सा था जो इसमें शामिल किया गया, अच्छा ये बताओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लेकर के कहां तक है, 36 से शुरू होंगे, 35 तक कहां तक जाएंगे, 51 तक है ना। अच्छा 51A में क्या है, ठीक है ना, ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, तो ये किसमें था आपका, ऐसा बिकॉज़ आई डोंट नो। अब देखना इसमें आपका, इसमें ये जो कौन सा डीपीएसपी है जिसमें वो है आपके 6 साल से नीचे के बच्चों की है, उसमें डेटा तो पता है।
कि अब क्या है ना, देखो 6 से 14 साल के बच्चों की तो जिम्मेदारी ले ली, अब क्या रह गया? अरे इसीलिए मैं कह रहा हूं उसको आप कंफर्म करो कि बिकॉज यू हैव स्टेटेड लॉट ऑफ टाइम। देखो पहले भारतीय संविधान क्या बोलता था? 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा? फ्री एजुकेशन देगा। अब तो दे दी ना सर, है एग्जैक्टली। ओके थैंक यू। तो ये है आपका 45 में। आप क्या है 45 में था ये पहले, डीपीएसपी में 45 में था ये पहले कि 6 से 14 साल को के बच्चों को राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, आपकी फ्री एजुकेशन देगी। अब ये जब दे दी तो उसमें मतलब क्या था? अब क्या उसमें बदलाव कर दिया? उसमें भी बदलाव हुए। उसमें क्या कर दिया? अब 6 से छोटे लवारे, सॉरी 6 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनको आगे आने वाले समय में सरकार क्या करेगी? फ्री एजुकेशन देगी। ठीक है ना? तो अच्छा सुनो, अब इस 86 वाले ने कहां कहां बदलाव करा सर? फंडामेंटल राइट में करा, बिल्कुल करा, आर्टिकल 21 से जोड़ दिया। ठीक है ना? फंडामेंटल राइट के बाद में क्या आते हैं? डीपीएसपी, ये उठाया ही वहीं से था 45 से। ठीक है ना? उसमें से उठा लिया। उसमें 6 से 14 साल पहले था, 6 से 14 साल के बच्चों को तुमने अब फ्री एजुकेशन कर दी, तो फिर वहां लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो आर्टिकल में चेंज किया। अब 6 साल से नीचे के बच्चों को व्यवस्था की जाएगी। ठीक है कि नहीं? उनको एजुकेशन, आपका फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करेगा स्टेट या राज्य बाद में। ठीक है ना? ये हो गई बात। और कहां किया सर? और आपका क्या 51A में लास्ट में देखोगे तो 11वां है ना, कौन सा है 11वें का मतलब आपका के है ना? अरे ABCD ऐसा करके चलता है कि नहीं? ठीक है ना? तो उसमें क्या किया आपका? पालने वाला हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना? तो 11वां वाला फंडामेंटल राइट आपका जुड़ा है किसे? सॉरी 11 वाले आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी है किसे? आपके इसी संशोधन से। इतनी बात समझ में आ गई? अगला वाला था आपका, वो आपका कौन सा था? कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? वो तो ग्रीनलैंड था, मैंने हटा दिया उसको लेकर के। पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं सर? बांसुरी बजाते हैं। हाँ दोनों है। चौरसिया साहब भी हैं, बनारस के हैं चौरसिया। ठीक है ना? ओके, ये आपके कौन? पन्नालाल घोष। इनका संबंध किससे आपका? बांसुरी से। हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, शिव प्रसाद हरि प्रसाद चौरसिया है। सुनो, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन से। किससे आपका? जैव विविधता पर सम्मेलन से। इसको सुन लो, ये अगला कंसेप्ट फिर से आ गया। अब सुनोगे आप, एक नया कंसेप्ट आ गया। समय था सर आपको लेके चल रहे 1992 में। 1992 क्या हुआ सर आपका? अभी अभी ताजा क्या हुआ है? एलपीजी की तो पॉलिसियां आई है, ठीक है। 1991 में एक और काम हुआ है सर, यूएसएसआर का विघटन हुआ है। हाँ है ना? सोवियत संघ का विघटन हुआ है। मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट उसके वो थे जिनके टाइम पे ये आपका साइन किया गया कि ये भंग हो जाता है। कौन? एक संघ था एक तरीके से। ठीक है ना? यूएसएसआर का विघटन होता है और कोशिश की गई, आपका कहते हैं कि यूएसएसआर के विघटन के साथ ही आपका कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब सर ये कोल्ड वॉर क्या था? भौतिक जगत में लोग बंदूकें लेकर नहीं लड़ रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में कोल्ड वॉर देखा आपने? नहीं देखा। मान लीजिए स्पेशली कोल्ड वॉर कहां होता है? जो पड़ोसिन होती है ना उनमें होता है। कभी नहीं कहेंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, ऐसा लगेगा कोई सुनेगा यार क्या मिठास से बोल रही है। एक के घर में आ गया आपका क्या? टीवी पुराने टाइम पे, कौन सा वाला? ब्लैक एंड व्हाइट। तो दूसरे के पड़ोसी के घर में गई बतासे देने। ले बहन क्या है? बतासे देने थोड़े ना गई थी, वो बताने गई थी देख मेरे घर में टीवी, टेलीविजन आ गया, उसके घर में टीवी आ गया, है ना? वो उसने कलेश डाल दिया अपने घर में, उनके उसके घर में टीवी, हमारे लिए लाओ रंगीन। ऐसी नहीं चाहिए, उसे एक कदम आगे चाहिए। रंगीन ले आई वो तुरंत ही, ठीक है ना, लड्डू बना के लाई कि ले बहन प्रसाद है किसका? कि घर पे रंगीन टीवी आ गई। वो मैंने तो मना करी थी, वो माने ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। उसने कलेश काट दी, फलाने की रंगीन हमें ला दी, ये ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें दिखता ही नहीं फूल है कि कागज है, दिखता ही नहीं। उसने कलेश काट दी तो वो ले आया भैया, जो भी है यार बढ़िया वाली ले आया।
बड़ी सी ले आया, ठीक है, बड़ी सी ले आया, बेटा रुक तो जाओ। और फिर वो लेके गई बर्फी वाली, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो भी चीजें बढ़ेगी, ठीक है ना। बर्फी लेके गई कि बर्फी खिला रही हो क्या है, क्या वो माने ही नहीं, ये कह रहे कि ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं होता है इसलिए तुम्हारे लिए मैं ले आता हूँ। वो ना बड़ा लाड करते हैं, ये नहीं बताएंगे कि मैंने कलेश करी थी, पता सबको रहती है, ठीक है। अच्छा सर ऐसे करते करते सारा जो बिजनेस चलता है ना इंडिया में ऐसे ही चलता है, इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। पता मिठाई देने जा रही है, सर वो मिठाई अच्छी नहीं लगती है, भले वो काजू कतली क्यों ना दे दे, क्योंकि अंदर से तो वो रहती है ना भाई साहब, उसके घर पे वो अद्भुत आप। तो ये कोल्ड वॉर सर आपका खत्म हुआ, कहने का मतलब कोल्ड वॉर समझ गए, जहां पर लड़ाई केवल दिमागों में चल रही थी। अमेरिका और यूएसएसआर का ग्रुप आपके क्या बना रहा था, कोई कह रहा है मैं चंद्रमा पर पहुंच गया, वो कह रहा है मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया, मैं ये कर दिया मैंने वो कर दिया, ऐसे चीजें चल रही थी उस टाइम पे, है ना। और आपके न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे थे बहुत सारे, इसने इतने बना लिए, मेरे पास 100, मेरे पास 150, लड़ कोई नहीं रहा है, ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे, इसी को बोलते हैं क्या आपका कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में खत्म हो जाता है यूएसएसआर के विघटन के बाद में। तो 1992 में रियो डी जेनेरो एक जगह है ब्राजील में, सर कहां है आपका, ब्राजील में, ये आपका ब्राजील है, यहां पे रियो डी जेनेरो आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। रियो डी जेनेरो यहां पे है, और जेनेरो वहां का एक आपका स्टेट है, उसकी राजधानी है, ठीक है ना। पहले कभी राजधानी हुआ करती थी, अब उसकी राजधानी ब्राजील की नहीं है, ब्राजील है उसकी राजधानी, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं, अच्छा स्पेनिश में, क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी है स्पेनिश में, रियो डी जेनेरो का मतलब क्या होता है, रियो का मतलब रिवर, जेनेरो बोले तो जनवरी, जनवरी की नदी, ठीक है ना, ऐसे करके उसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहां पे आपका सम्मेलन होता है, ठीक है ना, रियो समिट भी बोलते हैं इसको, रियो सम्मेलन भी बोलते थे, जो किसको लेकर के था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के था, जैव विविधता को लेकर के था। इसका दूसरा नाम बोल देते हैं पृथ्वी सम्मेलन भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ। मैंने डेट कैसे याद करवाई, 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद में, अब याद रहेगा, तुम रटते हो ना, अब नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि 1991 में क्या है सर, एलपीजी की पॉलिसी, उसके जस्ट एक साल बाद में हुआ सर रियो सम्मेलन, है ना, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी बोला जाता है, और इसमें क्या काम किया गया, इसको सीबीडी भी बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर आपका करके हो गया। अच्छा इसमें क्या है ना, आपका मल्टीलेटरल ट्रीटी था, केवल एक चीज को लेकर के नहीं था, इन्होंने बोला था आपका, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है ना, जितने जीव हैं पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी सम्मेलन इसलिए बोला गया क्योंकि जीव है ना उनको जिंदा रखना चाहिए यार, तुम हथियार बना रहे हो, ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो यार, पृथ्वी को भी बचाना है, आओ मिलते हैं यार, एक अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला जितने भी आपके जैव विविधता है उसको संरक्षित तो करना ही है, क्या हमेशा बचाए रखेंगे कि किसी का यूज भी करेंगे, हाँ कुछ का यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है ना, इट किसके, आपके जैव विविधता के, जैव विविधता में बहुत सारी चीजें उनका यूज करा जाता है, ठीक है ना, बहुत सारे जीव हैं, जरूरत से ज्यादा हो गए, उनको यूज कर लो, ठीक है ना, लेकिन इतना मत काट मार दो कि पूरी आपकी चेन ही आपकी बिगड़ जाए। और तीसरी बात क्या थी, यदि कोई जेनेटिक जो आपका कॉम्बिनेशन है या जेनेटिक कोई चीज मिल रही है हमें, ठीक है ना, किनसे, विविध जीवों से कोई बाहर चीजें मिल रही हैं, कहीं नई शोध हुई, नई आपकी जानकारी आई, नई चीजें आई, तो उसको सब में बांटा जाए, ये सम्मेलन में बात की गई थी, इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी चीजों का। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनसे आपकी दवाई मिल जाती है, ये चीजें मिल जाती है, वो मिल जाती हैं, तो उस चीज को लेकर के जैव विविधता हुई थी। आपको याद कितना रखना है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है सर जैव विविधता पर, और ये कहां हुआ था सर, आपका ब्राजील में एक जगह है रियो, ठीक है ना, आपको पता है, इसी को पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, बस इतनी सी बात है। ये बातें आपके लिए नहीं, बड़ी परीक्षा के लिए, आईएएस वगैरह की परीक्षा है ना, उनमें ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके सर, चलेगा, हमारी बात हो गई, आगे चलते हैं। आपका रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1919, ये कई बार आ चुका है आपका, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। और आपको पता है इसको सर सिडनी रॉलेट ने अध्यक्षता करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, आपका रॉलेट एक्ट बोला जाता है, और इसको अंधा कानून भी बोला जाता है, ठीक है ना, और क्या कहा, काला कानून भी बोला जाता है। इसी के तहत आपका क्या, बिना दलील बिना वकील लोगों को गिरफ्तारी हो रही थी, ठीक है, यही था आपका चीजें, ठीक है ना। तो 1919 वाला,
इसी के विरोध में इसी में पकड़ लिए थे दो लोग, सैफुद्दीन किचलू और दूसरे सतपाल, ठीक है ना, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, दो आपके कैद कर लिए थे इसी कानून के तहत। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ जलियांवाला बाग में। कहां पे हुआ सर? हाँ, अरे कहां? जलियांवाला बाग, ठीक है ना। तो डायर ने गड़बड़ कर दिया था, वही था। अब चलते सर, किस प्रदेश में, अच्छा सर किस प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। आपने पढ़ लिया, आप समझोगे कैसे? देखो यूपी के आप दो भाग करो, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी में पानी घना सारा है कि नहीं है? नमी ज्यादा रहती है कि नहीं? इंडिया में पाना चाहिए भाई, इसमें टाइम लग जाएगा, पता नहीं क्या है, टाइम बहुत कम मिला। गुस्सा आ रही है किनको? चलो देखो, ये आपका यूपी, इधर वाला यूपी और इधर वाला यूपी। अब नेचुरली देखोगे तो इधर वाला आपका नीचा है ना, यहाँ पे आपका बाढ़ वगैरह भी रहती है, सब कुछ रहता है। तो क्या ठंडे में आपके गीले प्रदेश में आपका वायु से मिट्टी उड़ेगी? ये ऊंचा क्षेत्र है, ऊपरी गंगा मैदान भी है ना, और यहाँ पे क्या है? कंकरीला भी है, पथरीला भी है, पानी कम रहे, नदियां भी कम जावे, रेव वगैरह भी ज्यादा रहे, तो हवा चलेगी तो कहां पे उड़ जाएगा? इधर ही उड़ेगा कि नहीं? तो यही था प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र आपका वायु से मृदा अपरदन ज्यादा होता है कि पश्चिमी वाले में? पश्चिमी वाले में। क्या मैं समझा पाया? ठीक है ना। चलो, कोई भी चीज सर रटनी तो होती नहीं है। कहां पर पहुंच गए आपके? रियो वाले हो गए। तो वायु मृदा अपरदन से प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है सर पश्चिमी वाला, ठीक है ना। अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है सर? इटावा। गली रोशन बोला जाता है अवनालिका, छोटी छोटी नालियां जैसी बन जाती हैं। अरे सर बरसात के मौसम में क्या होता है, किसी सड़क से एक जगह से पानी निकलने लगा तो बड़ा सा खड्डा सा बना दिया, नाली बनती गई चौड़ी होती गई, है ना। अरे कभी आपके खेत में जो ना पानी लगाया, एक जगह से चूहे ने काट दिया था, कटते कटते पूरा ही कट गया भाई सब पूरा, है ना। ऐसे अपरदन को कहते हैं अवनालिका अपरदन, ठीक है ना। कैसा? अवनालिका अपरदन, ठीक है ना। अच्छा, ये कहां देखा जाता है सर? इटावा में। और आपको पता हो, मैंने बताया था, एक नदी है जो सबसे आपके कुख्यात कह सकते हैं, किसके लिए? आपके अवनालिका अपरदन के लिए। वह चंबल घाटियां बनाती है, रेवराइंस बनाती है, बीहड़ बनाती है, ठीक है ना। घाटियों के अलावा बीहड़ से बना देती है रेवराइंस। यही नालियां बड़ी गहरी हो गई तो क्या हो जाएंगी? रेवराइंस बोल देते हैं, ठीक है ना, बीहड़ बोल देते हैं। यहीं पे पेड़ पौधे उगाते हैं और इन्हीं में डाकू रहते हैं, बीहड़ चंबल के डाकू, इसीलिए तो रहते थे। अच्छा, ये चंबल जो है सर आकर के कहां मिलती है? आपके इटावा वाले एरिया में। कहां से मिल जाती है? किसमें? यमुना से मिल जाती है, याद है ना आपको? यमुना की सहायक है ना चंबल, ठीक है ना। इधर से आओ तो सबसे पहले कौन है आपका? चंबल, उसके बाद में सिंध, बेतवा, केन, एक दूंगा खींच के, वो गंगा से मिला बिहार में जाके, ठीक है ना। ठीक है, चलेगा। तो कहां पहुंच गए सर? उत्तर प्रदेश में। क्या मैं समझा पाया? इसको लिंक करा पाया? इटावा चंबल जुड़ेगी, चंबल है तो अवनालिका अपरदन करेगी, लिंक करो यार, चीजें रटनी है नहीं जिंदगी में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है सर? नलकूप। नलकूप बोले तो, नल बोले तो, ओ सुनो, अच्छा सुनो, कूप माने कुएं या वेल, नल बोले तो नलका, ट्यूब, ट्यूब वेल, ट्यूबवेल कह देते हो, एक्चुअली होता है ट्यूब, और वेल वो कुआं जो ट्यूब जैसा है ना, ट्यूबवेल। चलो सर, नलकूप, अरे ट्यूबवेल ही है ये, सुन लो मेरी बात। अब आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें सर नदी भी दे रखा था और तुम उलायते बनोगे। अरे हमारे यहाँ तो गंगा, यमुना, ठीक है ना, गोमती, गोमती, बहुत सारी बात समझ आई। बम्बा, अद्धा,
छोटी गंगा नहर, नीचे गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, पता नहीं क्या क्या। और तुम खुश हो जाओगे यार हमारे यहाँ पर नदियों का ऐसे कैसे हो सकता है, बिना पढ़े तुक्का लगाओगे, किसको मारोगे? नदियों को। लेकिन बात क्या है सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के मलूक लोग ज्यादा हैं, ठीक है ना, वेट नहीं करते हैं, और ऐसी खेती ऐसी जगह करेंगे जहां पानी की जरूरत ना हो, वहां पे पानी पहुंचा देंगे। लगाएंगे क्या? ट्यूबवेल लगा देंगे, तू रहने दे, हम अपनों देखेंगे। और छोटे छोटे एक ट्यूबवेल से काम चल सकता है, जगह जगह छेद कर रखे हैं इनने। क्या है उसे? हमारी लड़ाई है। इनकी लड़ाइयां बहुत होती है मैदानी क्षेत्रों में। ध्यान रखना, ये जो ना छोटे माइंडसेट ज्यादा पाए जाते हैं। जहां प्रकृति कठोर होती है ना, इंसान सरल होता है और सरल होता है, ठीक है ना। मन उसका क्या होता है? बहुत पवित्र होता है। लड़ाइयां कम रहती हैं आपकी। नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पहुंच जाओगे, वहां प्रकृति का ये नहीं पता आज तुम सोए हो कल तुम जिंदा भी रहो। व्यवहार वहां पे लोगों का अच्छा है, इसलिए देखोगे वहां पे जो है ना प्यार मोहब्बत ज्यादा है। राजस्थान वाले वो इलाके जहां पानी की आपकी मारा मारी है, वहां चले जाओगे इतने भी इलाके में भी आपको एक गिलास पानी दे देंगे। हमारे यहाँ पे अरे भाई आ गए, आ गए, ऐसे बैठे, ये भूल गए भाई पानी वानी भी पूछ लेते हैं। यहाँ रिवाज ही बिगड़ गया है, शिष्टाचार खत्म होता जा रहा है। यहाँ पे जो है ना भाव शून्यता आती जा रही है यहाँ क्षेत्र में, ठीक है ना सर। जहां उपयोगिता खत्म हो जाती है ना, वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। अब तुम किसी काम के नहीं रहे, ठीक है ना। आदमी क्या कहेगा? भाड़ में जान दे, मौका लेना देना, ये हो जाता है ना सर। किसी से वैल्यू पानी है ना, तो उपयोगी बने रहो, नहीं तो बन जाओ, इतनी पावर कर लो, ठीक है ना। वो आए तो कम से कम सीधे ना आए, कुछ लाख लेके आए। मैं नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है सर। कहां पहुंच गए आपके? नलकूप वाला ध्यान रखना, क्यों मैंने जानबूझ के रिएक्शन दिया है। ये नदियां नहीं रहेगा सर, नलकूप ही है डेटा में, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका संचित क्षेत्र देखा गया है ना, वो नलकूप वाला ज्यादा है। क्योंकि सर इनको जो है ना एक कमी है इनके दिमाग में, इतनी बेहतरीन जगह मिली उत्तर प्रदेश की जहां पे आपका ठीक है नदियां भी है, सब कुछ भी है। कुछ इलाके ऐसे जहां पे आपको इनको दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वृक्ष क्या करेगा? ये वहां पे दान जरूर करेगा जहां दान नहीं करना चाहिए, और पानी जोर जोर के ले जाएगा ऊपर टांड बना के। बावरे ऐसी ऐसी फसलें जो बहुत सारा आपका इनकम दे सकती है। तुम्हें अपनी मिट्टी चेक करानी, कौन कौन सी मैं फसल कर सकता हूं, बुद्धिमानी, सही है कि नहीं। और तुम कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। लेकिन इसको तो क्या भाई, मैं करूंगा दान ही। पानी चाहे मेरे को टोल के ले जाना पड़े, ठीक है। चलो हो गया सर, सॉरी। यहाँ पे आपकी वो है आपकी देखो सॉइल हेल्थ कार्ड बने नहीं बनवाए, पता ही नहीं है, चेक करना। हाँ हाँ वो भी है। और अभी थोड़ी जानकारी करो। हालांकि देखो सरकारों की तरफ से कमियां भी है इनको। अरे बेटा सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जो है ना आपके हमारे साइड में कौन सा है किसान वाला, वो क्या नाम, कृषि विज्ञान केंद्र है बहुत सारे, और इनकी संख्या अभी थोड़ी नहीं है, बहुत बढ़ते जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए, तुम्हें पता ही नहीं था वो उसी के लिए है। हाँ बिजली घर के साइड में, हमारे साइड में, ठीक है ना। अच्छा खासा सरकार ने पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। चलो तो अरे इधर आ जाओ, उधर तो डेवलप होता ही जा रहा है। कहाँ पहुंच गए? अच्छा चलो, विद्युत वाहक बल बराबर होता है सर किसके? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। विद्युत वाहक बल, विद्युत बिजली वाहक बल फोर्स की बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितने के बराबर रहेगा। यदि जो बह रहा है ना फोर्स, वो कितना होगा? वो बराबर होगा प्रति यूनिट कितना आवेश गया, कितना आपका क्या गया। आवेश को क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? चार्ज। कितना चार्ज आपका फ्लो करा, एक यूनिट में कितना चार्ज गया। ज्यादा चार्ज गया है तो ज्यादा पावर फोर्स वाला आपका लाइट गई है ना, ठीक है ना। उस तरीके से रहता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना आपका, इसने केवल गोविंद बल्लभ सागर कर रखा था। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ना आपका परियोजना कहां है सर? आपका मिर्जापुर पिपली सोनभद्र यूपी। यार इसकी तो
चलिए बालक इधर देखो। अच्छा, यूपी में आपका ये क्या है? ललितपुर। ये क्या है सर? सोनभद्र। अगला पहिया नहीं, पैर ललितपुर, पीछा पैर सोनभद्र। ठीक है, पीछे सोनुआ, आगे ध्यान रखना, पीछे लात भी पड़ती है। सोनभद्र का सर आपका, ये वो सारी डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो कितने राज्यों से जुड़ता है सर? सबसे ज्यादा 4 से। कौन कौन है बताना है? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो सर यहीं पे है, यहाँ पे बिल्कुल सोनभद्र जिले में ही है गोविंद वल्लभ पंत सागर। और आपको एक बात बता दें, ये कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश में। कैसी है? कृत्रिम झील। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं आपका। हाँ सर, वही वही बिल्कुल बात, अभी रुको। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो परियोजना है कहाँ है सर? मिर्जापुर, पिपली, सोनभद्र। असल में बात करेंगे तो कहाँ आपका? सोनभद्र वाला। ठीक है ना, ये मिर्जापुर वाला इलाका पड़ोस में ही है। ठीक है, इसको लेकर के कृत्रिम झील है और यहाँ पे बांध है। ये जो है ना झील है, बनी क्यों? क्योंकि एक नदी आ रही थी यहाँ पे, रेणुका नदी। कौन सी वाली? इसका दूसरा नाम है सर रिहंद नदी, रेणुका अथवा रिहंद। इसका आप जानते हो किस नाम से? रिहंद से, क्योंकि इस पे बांध बना है, इसीलिए बांध का नाम है क्या? रिहंद बांध। रिहंद बांध बना है। अच्छा, ये सहायक किसकी है? सोन की। बाद में किससे मिल जाएगी? सोन से। और सोन किसकी सहायक है सर? गंगा की। आनंद आ रहा है? चीजें सीक्वेंस हो रही है। अच्छा चलो, और ये जो है ना आपका गोविंद वल्लभ पंत, आपके उत्तर प्रदेश के पहले क्या है सर? आपके मुख्यमंत्री। ठीक है ना। अच्छा, गोविंद सागर में नाम दे दूं तो कहां है फिर सर आपका? मैं ये नहीं बोला गोविंद वल्लभ पंत सागर, नहीं बोला मैंने, बोला गोविंद सागर। तब सर आप पहुंच गए पंजाब में, सर आप पहुंच गए भाखड़ा नागल पे, दूसरा नाम है उसका गोविंद सागर। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे उसका नाम रखा गया। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर होएगा तभी आपका कहाँ आएगा? यूपी में। केवल गोविंद सागर हो गया तो सर कहां पहुंच गया? पंजाब में। आनंद आ रहा है? चलो ठीक है। ये बनता है सर, बांध बनाया, बांध की वजह से क्या होगा? बहुत सारे इलाके में पानी भर जाएगा। तो ये बना हुआ है क्या? यही तो पानी तो भरा है। ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत आपका सागर बना है। और रिहंद बांध है सर, रिहंद नदी पे, सोन की सहायक है, आगे गंगा से मिल जाती है, सारी हमने बात कर ली। ठीक है, ओके। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत का सर कुचालक है। बैकेलाइट का चित्र नहीं आ पाया, आपको दिखा देते हैं। बैकेलाइट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लगाया जाता है। कई बार देखोगे कि यहाँ पे चीजें सर्किट लगे हुए हैं, नीचे आपका कोई चीज टच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वो नहीं है, माइका नहीं है ये। माइका तो हीट के लिए यूज होता है, हीट के लिए तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कुचालक रहता है। दो चीजें अलग है। ठीक है ना, थर्मल कंडक्टर तो है बट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसमें नहीं होती माइका में। स्त्री होती है ना, स्त्री को माइका पसंद है कि नहीं है? जैसे बेबी को बेस पसंद है। स्त्री, अबे स्त्री नहीं होती, स्तर बनाने वाली, लेयर बनाने वाली स्त्री। ठीक है ना, उसी का क्या होता है? माइका। ठीक है ना, ठीक है, माइका का यूज होता है। ऐसे ही सर बात करेंगे विद्युत यंत्रों में, जो इलेक्ट्रिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें आपका बैकेलाइट का यूज होता है। ठीक है ना, बाद में दिखा दूंगा, मौका मिलेगा था। यूपी में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ सर? 1800 ईस्वी। अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गया था वन संरक्षण को लेकर के। ठीक है, नए नए कानून बनाए जा रहे थे। कुल मिला के कानून हमें लग रहा है यार बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अंग्रेजों ने कानून अपने सहूलियत के लिए बनाए थे। उन्हें क्या था? लोकल एरिया से जो है ना वन संरक्षण के नाम पे उनको हटाना था।
हम संरक्षण करने आए, ठीक है ना, वो चीजें थी। कुल मिला के बात यह है कि मुद्दा यह है कि वन संरक्षण प्रक्रिया का आरंभ कब से हो गया था सर? 1800 ईस्वी से, अंग्रेजों के टाइम से ही। अभी तो सर 1857 की लड़ाई भी नहीं हुई, ठीक है ना, तब से आपका शुरू हो गया 1800 ईस्वी से, ठीक है ना। ये थी आपकी चीजें, ये हो गया आपका ये। अच्छा इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 बेइज्जती कर दी यार इसने तो। नहीं इसने तो फिर से बेइज्जती कर दी। एक बहुत अच्छी चीज थी इसमें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए जीएस में इतना ही। अभी अपन करंट अफेयर करेंगे, ठीक है ना। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा। लेके आओ ऊपर से, लेके आओ जल्दी।